हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो आज से सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम का, जो कि CSIR GRF का एग्ज़ाम होने वाला है। तो CSIR GRF के एग्ज़ाम के इस 10 दिन को आप कैसे यूटिलाइज कर सको, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ कर सको और फ्यूचर प्लान कैसे कर सको, क्योंकि CSIR एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के बाद PhD में एडमिशन लेने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। हम आपको कोई भी मतलब देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले मैं बता दूं, इस चैनल से आप जो भी वीडियो लेते हो उस वीडियो में कोई शॉर्टकट आपको मैं नहीं बताता हूँ। रीज़न क्योंकि शॉर्टकट ज़िंदगी में नहीं होती। अगर शॉर्टकट से आप CSIR क्वालिफाई भी कर लोगे तो उसका GRF क्वालिफाई करने के बाद क्या ही करोगे, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या है, PhD ज्वाइन करना। तो शॉर्टकट के चक्कर में आप ना पड़ें, मैं यही आपको कहूँगा। चलिए, हम आपको एक बार यूनिट आपको हम रिवाइज़ करा देते हैं कि कौन कौन से यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, मैं यूनिट वो भी आपको नहीं बताऊंगा जो यूनिट दुनिया बताती है, क्योंकि CSIR का सिलेबस की यूनिट और दुनिया की यूनिट थोड़ी अलग अलग है। तो हम मेन यूनिट की बात करेंगे जो CSIR की यूनिट है, ना कि उनकी जो हम पढ़ाते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। ये यूनिट CSIR के सिलेबस में नहीं पाई जाती। CSIR के सिलेबस की जो पहली यूनिट है वो है आपका मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन आप चाहे तो इसको 2x पे करके सुन सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि ये फर्जी बातें हैं। बट इसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप स्किप मत ना करके आप इसे 2x पे करके सुनो तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑफ बायोलॉजी पहली यूनिट आपकी ये है कि मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू दी बायोलॉजी, जिसे पूरी दुनिया, पूरी इंडिया बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानती है। बट ध्यान दीजिएगा, दैट इज नॉट अ हार्ड कोर बायोकेमिस्ट्री और नॉट अ हार्ड कोर क्या कहते हैं उसे, केमिस्ट्री। ये क्या है, ये आपका ट्रांजिशन फेज है केमिस्ट्री से बायोलॉजी की तरफ। तो इस यूनिट में कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि मैंने बायोकेमिस्ट्री सर पूरा पढ़ लिया, बट प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, या जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और बाकी चीज़ें वो मैच नहीं कर रही है। द रीज़न क्योंकि आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा। यूनिट नंबर फर्स्ट आपने पूरा नहीं पढ़ा, आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा। बट यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच का। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो। दैट इज द रीज़न कि आप बायोकेमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे एग्जाम में। यही आपको ध्यान देना है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कभी भी आपको 13 की 13 यूनिट नहीं पढ़ना है, 9 यूनिट भी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 6 से 7 यूनिट पढ़ के जाना है। बट उस 6 और 7 यूनिट पे इतना अच्छा कमांड होना चाहिए कि आप उस यूनिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सको। ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। आपके पास 10 दिन का टाइम है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप यूनिट जो आपका पार्ट C है उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, और पार्ट C को इस तरह से पढ़ाई करो कि पार्ट B आपका कंप्लीट हो जाए। और अभी आप पर डे, सिर्फ पर डे अगर आप 24/7 पढ़ 24/2 पढ़ रहे हो, 2 दिन 24-24 घंटे, तब जाके आपका कहीं ना कहीं एक यूनिट कंप्लीट होगा। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी यूनिट को एक साथ रिवाइज कर सको। मतलब अगर इस तरह से रिवाइज तो आप कर सकते हो, आई एम नॉट से कि इम्पॉसिबल है, बट कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरह से आपके ब्रेन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। थोड़े सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ के जाना चाहिए, या सिलेक्टिव यूनिट है जिनको पढ़ के जाना चाहिए। इसी बात पे हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस यूनिट को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये थोड़ा ध्यान देना है। मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू द बायोलॉजी में याद रखिएगा कि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप सीधे कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा नहीं, आप एक बार जाके थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ लो। केमिस्ट्री में भी हार्ड कोर केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है। एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है वो पढ़ लो। हाउ मेनी इंटरेक्शंस आर देयर बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल बन के क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये आपका एक बेस होना चाहिए कि एटम से आप शुरू करोगे और मैक्रो मॉलिक्यूल तक जाओगे। मैक्रो मॉलिक्यूल का अगला प्रोसेस होता है जिसमें आप पढ़ते हो ग्लाइकोलिसिस और सम रिएक्शंस अकरिंग इन द सेल्स।
तो याद रखिएगा कि इस चैप्टर को अगर आप टारगेट कर रहे हो बायोकेमिस्ट्री को, तो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए मत पढ़ो, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ लो। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोचिंग के लिए, तो आप सीधे वाइट एंड वाइट का 2 चैप्टर पढ़ लो और लेनिन्जर का पहला चैप्टर पढ़ लो। दे कंप्लीट योर, मतलब दे आर सफिशियंट फॉर द फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का फंडामेंटल आप लेनिन्जर और वाइट के 2 यूनिट से आप कर सकते हो। इतना आप कर लोगे कि आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेगा और आप आराम से क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। तो एक यूनिट ये है जिसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना है। दूसरा यूनिट जो है वो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जिसे हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं इंडियन यूट्यूब सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। बट याद रखिएगा सेल बायोलॉजी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद सेल कम्युनिकेशन आता है और सेल सिग्नलिंग आता है। बट आपका जो सेकेंड यूनिट है CSIR का वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इससे पहले आपने एटम, मतलब एटम से कहाँ तक पढ़ा था, मॉलिक्यूल तक, मैक्रो मॉलिक्यूल तक, जो कि कहाँ पे है, वो एक सेल के अंदर है। तो वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल आपने बनाया है उसका जो अगला प्रोसेस है सेल, उस सेल के अंदर का ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है। इस चैप्टर को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री बोल के और हम थोड़ी चीज़ें इग्नोर करते हुए चलते हैं जो मेन फंडामेंटल्स होते हैं, और उससे चक्कर में हम इसके क्वेश्चंस को थोड़ा डील सही से नहीं कर पाते। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आपको ओरिजिनल सिलेबस बताने की कोशिश करी कि CSIR का ओरिजिनल सिलेबस क्या है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है सिलेबस, ना कि सेल बायोलॉजी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल के अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हमें स्टडी करनी है। ओके। थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट ये आपका है फंडामेंटल प्रोसेस, जिसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जानते ही हैं आप। फंडामेंटल प्रोसेस जो कि आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, उसकी बात होगी। तो आप फंडामेंटल प्रोसेस जो कि सेल के अंदर चलती है उसको हमें देखना है, सेल के अंदर चलने वाली फंडामेंटल प्रोसेस। ओके। देन आफ्टर सेल कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग है, सेल सिग्नलिंग है। देखिए ये वीडियो उन दोनों के लिए प्रॉफिट है जो कि CSIR 2023 का एग्जाम देने, जिनके लिए 10 दिन है, और उनके लिए भी जो 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, उनको आज सिलेबस समझ में आ जाएगा कि सिलेबस क्या है। देखिए अभी तक आपने सबसे पहली यूनिट में मॉलिक्यूल्स, एटम से लेके मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल तक स्टडी करी। देन आफ्टर आपने सेल की बात करी और सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखा। उसके बाद उस सेल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि मान लीजिए जो आपका रूम है वो रूम तो हो गया, रूम के अंदर आपने टेबल कुर्सी को कैसे ऑर्गेनाइज्ड करा है उसकी स्टडी हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। उसके बाद उसके अंदर का जो प्रोसेस है, उसके अंदर का जो आपने एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो रूम के अंदर का, दैट इज कॉल्ड अ फंडामेंटल प्रोसेस। बट एक रूम से दूसरे रूम के बीच में आप बात जो करते हो, दैट इज कॉल्ड अ सेल कम्युनिकेशन। और कॉमन रूप से जब हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेल कम्युनिकेशन दोनों आता है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग फंडामेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम हमेशा प्रोटीन, DNA और इसकी RNA के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसे हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, सेल के अंदर होने वाले प्रोसेसेस जो कि ये कैसे अलग है, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये कैसे अलग है हमारा बायोकेमिस्ट्री के पाथवे से। तो वो ये ऐसे अलग है कि जब हम बायोकेमिस्ट्री के पाथवे की बात करते हैं तो उसके पास जो है मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, और वो मॉलिक्यूल जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे उसमें होता है ग्लूकोज, लिपिड्स, जो कि एक लिविंग थिंग्स के रहे नहीं। हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें उनसे हम नॉन लिविंग की तरह मानते हैं। बट जब हम फंडामेंटल प्रोसेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसमें DNA का फॉर्मेशन, RNA का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, जो कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। और ये जो DNA, RNA और प्रोटीन के फॉर्मेशन का जो पीछे है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन का जो पीछे की लॉजिक है, वो होता है आपका
पाथवेज जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में देखते हो। तो याद रखिएगा कि फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री कैसे अलग है और सेल ऑर्गेनाइजेशन और सेल कम्युनिकेशन कैसे अलग है। जब आप सेल कम्युनिकेशन कर लेते हो तो अगला प्रोसेस जो होती है वो आपकी आती है 5 नंबर यूनिट, और जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्योंकि जब आपने सेल को कम्युनिकेट कर लिया तो अब आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। देखो, अगर आप इस पूरे सिलेबस को ध्यान से डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अपने कमरे के ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से भी सोचो, तो आपको काफ़ी ईजी होने वाला है। क्योंकि जब आप सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर लेते हो, सेल कम्युनिकेशन कर लेते हो, एक दूसरे कमरे से हम लोग बात कर लेते हैं, तब हम लोग का होता है कि ओके अब हम इसे और कैसे डेवलप करें, एक सेल के मतलब अब नया हम सेल कैसे बनाएं, नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनाएं। और ये जो नया सेल और नया ऑर्गेनिज्म है वो हम तभी बना सकते हैं जब हमारा एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करेगा, और उसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात में पढ़ते हैं। जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ते हैं ध्यान से, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जब हम कुछ डेवलप करते हैं, तो अगला यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें बायोलॉजी में बनती है। एक होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर कुछ जो है सिस्टम्स होती है, फिजियोलॉजी होती है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम फिजियोलॉजी। सिस्टम फिजियोलॉजी। और 7 नंबर में भी है सिस्टम फिजियोलॉजी। क्या डिफरेंस है? सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट की और सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल की। सिस्टम फिजियोलॉजी ये हो गया, पहला है प्लांट की, प्लांट सेल की हम बात करेंगे, और फिर हमारा होगा एनिमल की। तो ये 2 यूनिट है। इसके बाद जब आपका सिस्टम फिजियोलॉजी हो जाता है, आपने जो नया एनिमल बनाया, नया सेल बनाया, नया ऑर्गेनिज्म बनाया, उसके अंदर का जब दोनों प्रोसेस हो जाता है कि अच्छा वो प्लांट सेल है तो उनका एक कुछ यूनिक तरह के पाथवे होगा, उसका अलग तरह का फिजियोलॉजी होगा, जो एनिमल है उसकी अलग तरीके से फिजियोलॉजी होगी, तब आपका आता है कि हम अगले जनरेशन में, अगला जनरेशन हमारा कैसा आने वाला है, और उसे हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, और उसी का नाम है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी। और इनहेरिटेंस बायोलॉजी के बाद जो आपकी यूनिट आती है उसे हम बोलते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस बायोलॉजी में क्या है, हमारी अगली जनरेशन कैसे होने वाली है। अगर हमारे पास ब्लैक है और जो मतलब मेल के पास ब्लैक है, फीमेल के पास कोई और कलर है, तो उससे जो बेबी बनेगा उसका कलर कैसा हो सकता है। या हमारे मेल के पास AB ब्लड ग्रुप है, फीमेल के पास O ब्लड ग्रुप है, तो बेबी के पास ABO में से कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। इस तरह की जो स्टडी है पूरी, वो आपकी इनहेरिटेंस बायोलॉजी कहलाती है, जिसके अंदर हम जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जब आप जेनेटिक्स की स्टडी कर लेते हो तो अगला प्रोसेस आता है कि लाइफ फॉर्म जो हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर में, उसकी जो वेराइटी है, उसका जो डाइवर्सिटी है, उसकी हम बात करते हैं, और वो हमारा जो होती है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में हम ये डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि हमारे इस पूरे के पूरे जो जिसको हम देख रहे हैं आंखों से, उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कितनी तरीके की डाइवर्सिटी पाई गई है वो हम देखते हैं। जब हम डाइवर्सिटी देख लेते हैं तब हमारे दिमाग में आता है कि ओके ये डाइवर्सिटी किस प्रिंसिपल के द्वारा गवर्न हो रही है, इसके पीछे कौन से प्रिंसिपल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो, लाइफ फॉर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जैसे कुछ स्पीसीज साथ में है, कुछ स्पीसीज अलग है, कुछ स्पीसीज गोरे हैं, कुछ स्पीसीज का मतलब गोरे काले नहीं बोलेंगे, कलर वेरिएशन है। तो जब ये इनके पीछे के प्रिंसिपल की हम स्टडी जब करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जो कि आपका एक सिलेबस है। और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के बाद आता है कि अच्छा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल हमारा हो गया कि ये प्रिंसिपल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको शेप देने में, बट अब अगला प्रोसेस होती है कि हमारी जो लैंडस्केप है उसके अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ है और एनिमल आपस में बिहेव कैसे कर रहे हैं, उसकी हम स्टडी देखने जाते हैं, और उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसे हम लोग इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और एनिमल बिहेवियर की बात करते हैं, तो वो हमारा होता है एक यूनिट। यहाँ पे आपकी बायोलॉजी बंद हो जाती है। इसके बाद की जो 2 यूनिट है वो एक क्या कहते हैं प्लस पॉइंट यूनिट है। एक यूनिट है
अप्लाइड बायोलॉजी, जब हम मैनिपुलेटिव स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें अप्लाइड बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। और अप्लाइड बायोलॉजी और बायो जो आपकी 13 यूनिट है, इन दोनों यूनिट का बस इतना काम है कि रिसर्च में काम आता है, इसलिए ये दोनों हर स्टूडेंट को इन दोनों में से एक यूनिट जरूर पढ़ना चाहिए। मेथड्स इन बायोलॉजी, वैसे मेथड्स इन बायोलॉजी दोनों को पढ़नी चाहिए, चाहे आप कोई भी स्टडी करने वाले को, कि बायोलॉजी में कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं वो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। ये दोनों जो है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं, अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी। ओके, इसके ऊपर की जो यूनिट थी बिहेवियर तक, वो आपकी बायोलॉजी कहलाती है मेन रूप से। और इसके बाद एक होता है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका सिर्फ ये चेक करा जाता है कि आप कितना सोच सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, या बेसिक मैथमेटिक्स कितना आता है। अब हम इतना पूरी कहानी बता दी है, बट आपके पास 10 दिन का टाइम है, आप डेफिनेटली पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हम आपसे ये कहेंगे कि कोई 5 यूनिट कवर करो, और 5 यूनिट के बाद जो है बाकी 2 यूनिट आप उसको 2 नंबर के लिए, या प्रॉब्लम आने पे वो 2 यूनिट आपको संभाल ले जाए, इस हिसाब से कवर करो। बट आप ऐसे ही एक यूनिट को कवर करो कि मिनिमम आप 4 क्वेश्चन कर सको। जैसे बायोकेमिस्ट्री के जो पार्ट सी में मिनिमम आप तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो सोल्व कर ही लो। उसी तरह अगर आप ये 5 यूनिट कवर कर रहे हो, ऊपर की 5 यूनिट, तो आप मिनिमम सेल बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन कवर कर लो। उसी तरह फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन कवर कर लो मिनिमम। अगर आप सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, फंडामेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आप टारगेट कर रहे हो, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग जरूर टारगेट करना, और उसके बाद ये आप ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी टारगेट करो। ये जो आपके 2, 2, 4, ये 5 हो गए यूनिट, ये 5 यूनिट आप शुरू की 5 यूनिट अगर टारगेट करते हो तो देख लो आपके पास कितना होगा, 4, 4, 8, 4, 12, 16 और 20। तो आपके 20 क्वेश्चन पार्ट सी के आपके टारगेट होंगे। याद रखिएगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्ट सी। और याद रखिएगा कि पार्ट सी में अगर आप 20 क्वेश्चन सही नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस डिक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन हो गए, ये हर एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, तो ये आपके 80 नंबर देगा अकेले। और सिर्फ अगर आप पार्ट सी करके जाते हो ना, तब भी आपका एलएस होने के चांसेस बढ़ जाता है, बाकी पार्ट बी और पार्ट ए से। हमें नहीं करना ना कि पार्ट बी और पार्ट ए आप खराब ही कर दो। ये मैंने जो अपने लिखा है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये वो नंबर है जो आपको हर हालत में लाने ही लाने हैं। पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये तो 5 यूनिट है, बट इस 5 यूनिट में से कोई यूनिट अगर डिफ़िकल्ट आ गई या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। अब आप याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस हर बच्चों का कोई ना कोई एक स्पेशलाइजेशन होगा, या जूलॉजी स्पेशलाइजेशन होगा, या फिर उनका बॉटनी स्पेशलाइजेशन होगा, नहीं तो फिर उनका माइक्रोबायोलॉजी स्पेशलाइजेशन होगा, नहीं तो उनका माइक्रोबायोलॉजी होगा, नहीं तो बायोकेमिस्ट्री होगा। कोई ना कोई उनका एक स्पेशलाइजेशन होता है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है उसको लास्ट मोमेंट पे आप रखो, क्योंकि उसमें आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कर सकते हो। बट मैं कभी भी ये कहूँगा क्रॉस तैयारी मत करना। फॉर एग्जांपल जो बॉटनी से स्पेशलाइजेशन है, मैं उन्हें रिकमेंड कभी नहीं करूँगा कि वो एनिमल फिजियोलॉजी पढ़े, चाहे जितना भी सिंपल क्वेश्चन आए, बट उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखे जब तक वो मेमोरी बेस ना हो। जो जूलॉजी के हैं उन्हें मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि प्लांट फिजियोलॉजी को ज़्यादा टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है क्वेश्चन सरल है, बट वो क्वेश्चन इतने सरल नहीं होते हैं। कभी भी याद रखिएगा, सीएसआई के क्वेश्चन इतने सरल नहीं होते कि आप जूलॉजी एमएससी करके आप प्लांट के हार्ड क्वेश्चन को सोल्व करो, प्लांट फिजियोलॉजी के जो हार्ड क्वेश्चन है उसको आप सोल्व कर सको। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको सोल्व कर लोगे तो फिर बॉटनी एमएससी वाले क्या करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पूरी बॉटनी पढ़ी है, आपने पूरी जूलॉजी पढ़ी है। तो ये 5 यूनिट के बाद जो आपका ये सिस्टम बायोलॉजी है, जो जूलॉजी वाले हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि वो सिस्टम बायोलॉजी प्लस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के क्वेश्चन डेफिनेटली निकाल ले जाएंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के क्वेश्चन जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में आते हैं, और आपके पास थोड़ा सा ज्ञान है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पर मैंने PYQ करा रखे हैं। जो प्लांट के बच्चे हैं उनके लिए भी यही प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनका प्लांट फिजियोलॉजी उनके पास एक स्पेयर में होता है कि जब इसमें से कोई भी यूनिट अगर आपकी ख़राब होगी, अच्छी नहीं होगी, तो आप प्लांट फिजियोलॉजी पे स्विच हो जाओगे। प्लांट फिजियोलॉजी पे स्विच होने के बाद आप डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का आपका जो प्लांट पार्ट है वो आप कर लोगे। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, बट इसमें मैं आपको सीधे बोला कि आप अगर 2 भी निकाल ले जाते हो, क्योंकि अगर आप इस 5 यूनिट को सही से पढ़ाई कर रहे हो तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप कितना भी इसमें गलत करोगे तो 4 में से 3 तो निकाल ही ले जाओगे एक यूनिट से।
अगर आप 3 यूनिट्स 3 निकाल ले जाते हो तो आपके पास सिर्फ 5 ही क्वेश्चन की जरूरत होगी जो आप प्लांट फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म से निकाल ले जाओगे। ठीक है, जिसको थोड़ा मैथ में अच्छा लगता है वो आपका क्या, वो थोड़ा इनहेरिटेंस बायोलॉजी में जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास एक और मैं बता दूँ, ये आपका हो गया स्पेयर कार्ड। पर अगर आप 5 यूनिट शुरू के करते हो, जो आपकी 5 यूनिट है ये बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, नॉट बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू द बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इस 5 को आप करते हो तो मैं आपको बता दूं आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 1 या 2 क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाओगे। क्योंकि जब आप इन ऊपर के 5 यूनिट पढ़ते हो तो मेथड्स इन बायोलॉजी में से कुछ यूनिट जो है, जैसे जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप MS मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए आप टेक्निक्स डेफिनेटली पढ़ते हो, तो आप वहाँ से मेथड इन बायोलॉजी में से भी 2 क्वेश्चन आप आराम से निकाल ले जाओगे। तो अगर हम इसमें 2 कहे और इसमें हमने आपको 1 कहा और इसमें भी हमने आपको कहा कि आप 1 ही निकाल पा रहे हो, तो 2 3 1 4 आपके पास 4 क्वेश्चन और हैं जो आप स्पेयर में यूज़ करोगे अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, मतलब इसमें आप कहीं पे डिफ़िकल्टी फेस करते हो। तो लगभग हर क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन आते हैं, तो हर यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन आता है, मिनिमम तो 4 आता ही। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने 4 बोला कि आपको सही करने ही करने हैं। अगर आप नीचे के यूनिट कवर कर रहे हो तब भी आपके पास प्लस पॉइंट है कि हाँ, नीचे के यूनिट वाले को थोड़ा आपको ये इनहेरिटेंस बायोलॉजी तैयार करनी पड़ेगी, जो इकोलॉजी, बिहेवियर और इवोल्यूशन, बिहेवियर, इकोलॉजी तैयार कर रहे हैं तो उनको एक ऊपर से तैयार करनी होगी। मैं नीचे वाले को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए था। अप्लाइड बायोलॉजी, बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म, और इन दोनों में से कोई एक, अगर आप बॉटनी से हो तो प्लांट और अगर आप जूलॉजी से हो तो एनिमल, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 4 6, या फिर आप डब्बा ले जा सकते हो। बट आप कभी भी ट्रांसलेशन मत करना कि आप पता चले कि एक तरफ आप बायोकेमिस्ट्री तैयार कर रहे हो, दूसरी तरफ आप इकोलॉजिकल प्रिंसिपल तैयार कर रहे हो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा ब्रेन और ज़्यादा मेमोरी लगानी है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में ज़्यादा मैथ लगाना होगा और ज़्यादा आपको लॉजिकल वे में ज़्यादा सोचना होगा। ऊपर वाले में आपको मैथमेटिकल वे में सोचना ज़्यादा होता है बायोकेमिस्ट्री के केस में। तो हमेशा फ्लिप मत हो, कहीं ना कहीं रिलेवेंट होना चाहिए। तो आपको 80 नंबर चाहिए पार्ट सी में, आपके पास बचा पार्ट बी। अगर आप पार्ट बी में 35 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन सही करते हो तो भी आप आराम से 40 नंबर ला सकते हो, और 80 + 40 120 नंबर पे आपका GRF आपके हाथ में होगा। तो आपको ये जो 20 क्वेश्चन आपने यहाँ पे सही करा वो कहाँ से करना है, सेम इसी तरह से करनी है। और इसके साथ बल्कि आपके पास यहाँ पे 4 और ऑप्शन है जो मैंने पार्ट सी के लिए बताया, वही अगर पार्ट बी के लिए भी करोगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर ले जाओगे, आपको कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं होगी। तो आपका जो है 10 दिन आप इसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, आप इसे यूटिलाइज ऐसे ही कर सकते हो कि आप इस 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रोज़ स्टडी करो थोड़ा थोड़ा। कुछ बच्चे जो है कुछ समय आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की स्टडी करो, कुछ समय आप लॉजिकल करो, कुछ समय पार्ट सी के पर ध्यान दो, कुछ समय पार्ट बी पे ध्यान दो। हम ये कहेंगे कि पार्ट सी पे प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा ध्यान देना और पार्ट बी के कंपेयर में, क्योंकि पार्ट सी को इस तरह से तैयार करो कि उसमें से क्वेश्चन आपका पार्ट बी में हो जाए। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो। अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। अगर आप दे चुके हो तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो उसको देने से पहले तैयारी करो, फिर उसको दो। और उसको देते समय ये बात जो अभी मैंने बताया कि आपको 20 + 20 क्वेश्चन सही करने हैं, कोशिश करो कि 20 + 20 सही करने का। और तीसरा तरीका है हमेशा माइनस मार्किंग को थोड़ा कम करना। कन्फ्यूज़न है और अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कन्फ्यूज़न की तरफ मत जाना, जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हमेशा ऑप्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, उनको भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने इसको पूरी की पूरी सिलेबस आप लोग ऐसे ही पढ़ते हो कि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी। बट याद रखिएगा कि CSIR के अंदर बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी नाम से शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आपने यहाँ पे कहीं देखा आपको बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिखा हुआ नहीं है ना। सिर्फ डेवलपमेंटल बायोलॉजी ही एक ऐसा बायोलॉजी है जो कि एग्जिस्ट करता है। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाय बाय।